खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जे के हस्बे बाद आपके सामने सुबह सुबह आते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से रूबरू करवाया जाए, मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर कौन सी ऐसी खबरें जो अभी नुमाया तौर पर देखी जा रही है, इन तमाम मामलात वाक़ात पर हमारी नज़र रहती है। और सुबह 10 बजे के इस मॉर्निंग शो में यानी 8:30 से 10 बजे तक के दरमियान जब हम आपके सामने रहते हैं तो इस दरमियान हम कोशिश करते हैं कि आपको हर खबर से बाखबर करें। गुलिस्तान न्यूज़ का यही वादा रहा है कि आपको खबर तह तक बताते हैं, तज्जिया करते हैं, तबसरा करते हैं, आपकी तनकीद और आपकी आवाज़ को भी शामिल प्रोग्राम करते हैं। ये तनकीद और ये आवाज़ जो आपकी होती है, ये जो बात आपकी होती है, इसे हम बराह रास्त लेते हैं। 9:45 के फ़ौरन बाद हमारी फ़ोन लाइन्स खुलती है। आज भी यह सिलसिला जारी रहेगा, आज भी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप कॉल करेंगे, अपनी आवाज़, अपनी मामले, अपने मसाइल हुकूमती इदारों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ इदारे आपकी आवाज़, आपके मामलात को सुने और मसले का हल करें। क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, पूरे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करने का जो बुनियादी मामला है वो तब सामने आया जब ये बात सामने आई कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और मुंबई समेत कई रियाज शहरों के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी अलर्ट। इस पर हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है, उस पर भी बात करेंगे। और मशरिकी वुस्ता इंतहाई नाजुक मोड़ में चला गया है, वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि मादनियात के मामले पर हुकूमत का बयान आया है और बेरोज़गारी जब शबाब पर है तो रियासती हुकूमत का जवाब भी आया है। डिटेल्स आपके सामने एक एक करके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज माजी में क्या कुछ हो चुका है तारीख की किताब को खंगालेंगे। 11 अप्रैल अहम तरीन वाक़यात लेकर आपके सामने मेरे साथी ज़हूर आएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत शुक्रिया इशफाक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज 11 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है एक एक करके वो आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 11 अप्रैल 1964 में हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी आपसी तनाज़ा की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 1814 में आज के दिन नेपोलियन ने तख्त छोड़ दिया और जलाए वतन हो गया। 1984 में 11 अप्रैल को आज के दिन चीन ने वियतनाम पर हमला किया था। जंग की शुरुआत आज के दिन हुई थी। और आज के दिन 1909 में इजराइल में तिल अबीब शहर का क़याम अमल में आया। ये शहर आज के दिन वजूद में आ गया था। 1915 में आज के दिन 11 अप्रैल को चार्ली चैपलिन की फिल्म द ट्रम्प रिलीज़ की गई। इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1919 में दुनिया भर के मजदूरों के मफादात के लिए काम करने वाली तंजीम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क़याम आज के दिन अमल में लाया गया था, जो मजदूरों की बात कर रही है, उनके मसाइल उठा रही है। 1939 में आज के दिन हंगरी दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक तंजीम लीग ऑफ नेशन से बाहर हो गई। इन्होंने लीग ऑफ नेशन से किनारा किया। आज के दिन अमेरिका में समंदरी तूफान के नतीजे में 272 लोग हलाक हुए। 1970 में आज के दिन अमेरिका ने चांद मुहिम के लिए अपोलो 13 प्रोग्राम शुरू किया। इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1979 में युगांडा के फौजी तानाशाह एडी अमीन को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया, इनको मुल्क से निकाल दिया गया। 1984 में खलाई गाड़ी T11 की ज़मीन पर बाज़ाब्ता तौर पर वापसी हुई। और आज के दिन 2008 में स्वीडन में साइंसदानों ने 8000 साला दरख्त दरियाफ्त किया। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी कि 8000 साला दरख्त जो है वो आज के दिन उसकी दरियाफ्त हुई। ये आज के दिन स्वीडन में इसकी दरियाफ्त हुई। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने आपके सामने रखे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। लेकिन बात आज के दिन के हवाले से करेंगे और बात सबसे पहले उन लोगों की करेंगे जिन पर बमबारी का सिलसिला जारी है। जंगबंदी अगरचे चल रही है, लेकिन फिर भी इसराइल की जारियत जारी है और बमबारी के साये में इस वक्त गजा के लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उन्हें सुकून से मरने दिया जा रहा है और ना उन्हें सुकून से जीने दिया जा रहा है। और लगातार एक तरफ से जहाँ बमबारी का सिलसिला जारी है, वहीं गजा पट्टी के फ़लस्तीनियों को शाम में बसाने की तैयारियां अब चल रही है। शाम में तुर्की के सरहद के करीब उनके लिए खीमे तैयार किए जा रहे हैं।
और इस अहम मंसूबे में कतर और तुर्किया की हुकूमत भी सामने आई है। उन्होंने भी इसकी हिमायत की है और करीबन 20 लाख फ़लस्तीनियों को बसाने का ये मंसूबा है। इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर मशरिकी उस्ता से आज प्रोग्राम का आगाज और खबर ये कि फ़लस्तीनी अब फ़लस्तीन में नहीं रहेंगे। नकली मकानी का सिलसिला शुरू हो गया है और पनाहगुज़ीरों के कैंपों से बाहर आकर अब वो बाज़ाब्ता तौर पर शाम में बस सकते हैं। बड़ी खबर यह कि गज़ा पट्टी के फ़लस्तीनियों को शाम के शुमाल में बसाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुल्क के शाम के शुमाल में अब बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें बसाया जाएगा और शाम में तुर्की की सरहद के करीब खीमा बस्तियों की बहाली जारी है। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर और तुर्की शामी हुकूमत के राब्ते में है और गजा के तकरीबन 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। ये भी अभी मंसूबा ज़ेर गौर है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के शहरियों के लिए शाम में तुर्की की सरहद के करीब खीमा बस्तियों की बहाली की जा रही है। अमरीकी मीडिया ने माना है कि खीमा बस्तियां जंग के दौरान शाम के शुमाली सरहदी इलाकों में कायम की गई थी। अब इन्हें मुस्तकिल तौर पर वहां लिया जाएगा और इजरायली मीडिया के मुताबिक गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर और तुर्की शामी हुकूमत के मुसलसल राब्ते में है और ये भी कहा गया कि गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे की निगरानी के लिए 2 इदारे इस वक्त सरगर्म है। अलबत्ता तुर्की के दोनों इदारों ने इस मंसूबे की तरदीद या तस्दीक नहीं की है। बात जब सामने आई न तो तरदीद की ना तो तस्दीक की। तुर्की का एक अहम तरीन इदारा जो इस वक्त इन पनाहगुज़ीरों को मुस्तकिल तौर पर शाम में बसाने का काम कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका गजा के लोगों को शाम में बसाने के मंसूबा बना रहा है और अमरीकी मीडिया ने इससे कबल भी इस बात की वजाहत कर दी थी। बीबीसी ने दावा किया है कि इजराइल और अमेरिका गजा के शहरियों को शाम में दोबारा आबाद कराने में दिलचस्पी रख रहा है और इस ज़िमन में प्रोजेक्टों की इमदाद भी शुरू कर दी गई है। यह भी इंकिशाफ किया गया है कि ऐसे वक्त में यह मामला सामने आया है जब तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश है और ट्रंप ने जो ट्रंप कार्ड खेला था फ़लस्तीन को लेकर, गजा पट्टी को लेकर, उस पर काम आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हुआ है और तुर्की अब फ़लस्तीनी लोगों को शाम में मुस्तकिल तौर पर बसाने के लिए सरगर्म हो गया है। ये इजरायली और अमरीकी मीडिया की बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्ट है मशरिकी उस्ता के हवाले से, जिसका थोड़ा सा खुलासा हमने आपके सामने रख दिया है। अब जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो लोग इस मशरिकी उस्ता की खबरों को जानते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा लगा होगा कि पिछले 2-3 दिन से जो दबे अल्फाज में बहुत सारे लोग लिख रहे थे, उसकी तस्दीक 2 तरह के मीडिया की तरफ से हुई है। एक अमेरिकी मीडिया ने की है, इजरायली मीडिया ने की है, लेकिन जिन इदारों का नाम आया उन्होंने न तो तरदीद की न तो तस्दीक की। डैट मीन्स वो इन बिटवीन द लाइंस कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो ये मंसूबा जो हम हफ्ते इस साल के पहले में आपको बता रहे थे कि जनाब निकाला जाएगा, मुकम्मल तौर पर वहाँ पर कंट्रोल होगा, उसके लिए एक राह हमवार कर दी गई है। एक तरफ से ये खबर है, लेकिन अब आपको ज़रा पाकिस्तान लिए चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है और कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 मजहबी पेशवाओं ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी मुश्किलें तो खड़ी हुई हैं, लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज उन्होंने खड़ा कर दिया है। अहले फ़लस्तीनियों की मदद इस वक्त फ़र्ज करार दी गई है और इस्लामी हुकूमतों पर जहाद फ़र्ज हो चुका है। ये बयान मुफ्ती तकी उस्मानी पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है तब जब फ़लस्तीन को लेकर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। न सिर्फ मुफ्ती तकी उस्मानी का यह बयान सामने आया, बल्कि साबिक मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी इस बयान की हिमायत में अपनी बात सामने रखी है। उम्मत मुस्लिमा आज सिर्फ तमाशाई है और सिर्फ मजम्मती बयानात देकर खुद को आला बताने की कोशिश कर रही है। मुफ्ती तकी उस्मानी का ये बयान आया है और मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि इजराइल ने अमेरिका के असला और हिमायत से
मुसलमान मुल्कों को मरगूब कर दिया है। गजा के डॉक्टरों का वो पैगाम हमारे कानों और आंखों के सामने है कि गजा आखिरी सांसें ले रहा है। गजा के डॉक्टर ने यह पैगाम तब दिया जब आसमान से गोले गिर रहे थे, जमीन आग उगल रही थी और खुदा हाफिज का लफ्ज उनकी तरफ से लिखा गया था। जब इस तरीके के हालात हो तो मुसलमान हुकूमतों पर यह फर्ज है कि अहले फलस्तीन की मदद की जाए, न कि सिर्फ बयानात देकर खुद को आला बताया जाए, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान मुल्कों के अंदर इस मामले पर जहाद के फतवे पर भी काम किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी का ये बयान आने के फौरन बाद अमरीकी सुराग रसा इदारे और इजरायली सुराग रसा इदारे काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक भी दिख रहे हैं और मुश्किलें बढ़ती हुई कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सरकारी तकरीर थी जहां पर मुफ्ती तकी उस्मानी का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो आगे बढ़ते हैं जी जनाब फटाफट से। जब मशरिकी वस्ता की खबरों का हमने आगाज़ किया तो एक और खबर से आपको बाखबर करेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हुआ है और क्यों लोग निकल रहे हैं और क्यों इस तरीके की बातें आ रही है। मामला है जंग का और फसाद ज़दा इलाके के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की तरफ से मुसलसल कार्रवाई की जा रही है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 30 लोग गजा के अंदर मारे गए हैं और ये फ़िज़ाई हमले मुख्तलिफ मकामात पर किए गए हैं और 10,000 के करीब लोगों को इस वक्त निकालना मतलूब है। जब फ़िज़ा से बमबारी की गई, मकान तोड़े गए, बिल्डिंगें गिरी हैं, तो उन बिल्डिंगों के नीचे कुछ लोग दबे हैं, कुछ जख्मी हैं और रेड क्रॉस के मुताबिक 10,000 के करीब लोग इस वक्त निकालना मतलूब है। लेकिन गजा की ओर आने वाली तमाम इमदाद इजरायली अफवाज की तरफ से रोक दी गई है। इजराइल ने ब्लॉकेड कर दिया है तमाम उन इदारों की मदद को जो मेडिकल एड थी, जो फाइनेंशियल एड थी, जो दूसरे एड्स थे, उनको मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। दूसरी तरफ से इजराइल ने 1 दर्जन से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों को गजा से रिहा करने का ऐलान भी कर दिया है और इनमें से अक्सर वो कैदी हैं जो मौत और हयात की कश्मकश में इस वक्त आ चुके हैं। गजा की अस्पताल की तरफ से ये बात भी सामने रखी गई है। पेंटागन की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया है कि मशरिकी वस्ता के अंदर मजीद इजाफी कुंभक को रवाना किया जा सकता है और USS कारवेस्नो जो F-35C है वो वॉर प्लेन्स इस वक्त उड़ान भरेंगे और मिडल ईस्ट की ओर वो जाएंगे और यमनी रेबल्स और हौती रेबल्स जितने भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं इजराइल को अगर ज़रूरत पड़ी तो मदद भी की जाएगी। ये पेंटागन ने दबे अल्फाजों में नहीं खुलेआम पर बयान जारी करते हुए मशरिक़ वस्ता की हालात बता दी है। तो यही वजह है कि गजा और मशरिक़ वस्ता की जो हालात है वो इस वक्त इंतहाई संगीन बने हुए हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, क्या कुछ होगा आपको ज़रूर इससे अपडेट भी करेंगे। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा कौमी खबरों की ओर आते हैं और बात करते हैं आज के दिन की, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है और वक्फ कानून जिसका इतलाक पूरे मुल्क के अंदर हो चुका है, लेकिन मुमकिना एहतजाज के बीच इंतजामिया मुतहरिक दिख रही है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मुंबई समेत कई रियासतों के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया इलाका और दीगर इलाकों के अंदर भी इजाफी नफरी आज सुबह से ही तैनात कर दी गई है। न सिर्फ इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं बल्कि खवातीन के मुमकिना एहतजाज को रोकने के लिए 100 से ज़्यादा खवातीन पुलिस अफसरों की तैनाती दिल्ली समेत यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के अंदर कर दी गई है ताकि खवातीन भी एहतजाज ना कर सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज जुम्मे के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज की बात की है और काली पट्टियाँ बांधकर इस एहतजाज को करने की बात कही जा रही है। जेल भरो तहरीक को चलाने की बात कही जा रही है और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और भी दीगर मकामात पर इस तरीके के एहतजाज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जामिया नगर, सीलमपुर, जाफराबाद दिल्ली के ऐसे इलाके और जामिया नगर ऐसा इलाका है
जहां पर पुलिस सर्वेलेंस कल रात से ही बढ़ा दी गई है। और उत्तर प्रदेश के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर इंतजामिया अलर्ट पर कर दी गई है। फ्लैग मार्चेस भी किए गए हैं। संभल, अमरोहा, मोहा और दीगर इलाकों के अंदर भी पीस कमेटियां मुसलसल इंतजामिया के राब्ते में है और किसी तरीके से कोई गड़बड़ ना हो, इस पर तमाम नजरें रखी जा रही हैं। लखनऊ के अंदर भी नमाज जुमा को पेश नज़र आज पुलिस के कमिश्नरों समेत जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं और अमन कानून बरकरार रखने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काले बैंड्स पहनकर एहतजाज करने की बात कही है और कुछ मकामात पर कहा गया कि जेल भरो तहरीक भी शुरू की जाए। लखनऊ आपको ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे उमेश मिश्रा हमारे साथ है। उमेश, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त आप कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्या कुछ सूरत-ए-हाल आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, चूँकि आज जुम्मतुल मुबारक है और सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए जहूर, बिल्कुल जिस तरह से आज जुमे की नमाज है और ऐसे में पुलिस प्रशासन के लोग अलर्ट हैं और जिस तरह से मुस्लिम संगठनों के तरफ से ये कहा गया है कि वक्फ को लेकर अपना विरोध दर्ज करेंगे, यानी जुमे के दिन भी कई बार देखा गया कि जिस तरह के वक्फ को लेकर विरोध तमाम जो है मस्जिदों में नमाज के दौरान देखी गई। काली पट्टी हाथों में लोग बांधे थे और ऐतराज जता रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर वक्फ बिल पूरे देश में लागू कर दिया गया है नई नियमावली के तहत। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उनके तरफ से जिस तरह से ये बात अपील की गई है कि जो प्रदर्शन है उसकी झलक दिखानी है सरकार को। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब मुस्लिम संगठनों ने आह्वान कर दिया है तो ऐसे में प्रशासन और पुलिस के लोग पूरी तरह से अलर्ट पे हैं। और तमाम जो लखनऊ की मस्जिदें हैं, चाहे टीले वाली मस्जिद की बात करें या बड़े इमाम बाड़े की बात करें या छोटे इमाम बाड़े की बात करें जहूर, तो वहां पर पुलिस के और जो आला अफसर हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बात अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो संभल की बात करें या बागपत की करें या शामली की करें, तो ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जहां पर अति संवेदनशील एरिया माना जाता है वहां पर पूरी तरह से पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। हर एक मूवमेंट पर पुलिस प्रशासन की नजर है। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पुलिस प्रशासन लगा दिया गया है, नज़र रखी जा रही है और उम्मीद करें कि आज का दिन सही तरीके से नहीं। अब जहां एक तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एहतजाज की बात कर रही हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अदालतों का रुख कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर परसों इस पर सुनवाई भी होनी है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी कमर कस चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वक्फ कानून को लेकर मुल्क भर के अंदर तहरीक चलाई जाएगी। वक्फ रिफॉर्म्स एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मुल्क भर के अंदर वक्फ कानून क्यों ज़रूरी था तरमीम करना और इससे अवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा। ये एक कैंपेन पूरे मुल्क के अंदर शुरू किया जाएगा, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर शुरू किया जाएगा और इस कैंपेन का बुनियादी मकसद होगा कि नौजवानों तक और मुसलमानों तक जाया जाए और उन्हें वक्फ कानून के फ़ायदों से बाखबर किया जाए। और ये अवेयरनेस कैंपेन 20 अप्रैल से 5 मई के दौरान चलाया जाएगा। 20 अप्रैल से 5 मई के दौरान चलाया जाएगा। चूंकि आज 11 अप्रैल है, रात देर गए भारतीय जनता पार्टी का फैसला हुआ कि 20 अप्रैल से 5 मई के दरमियान अवेयरनेस कैंपेन ऑन वक्फ रिफॉर्म्स एंड पब्लिक अवेयरनेस शुरू की जाएगी। और इस ज़िमन में तमाम लीडर्स वक्फ के जितने भी इकाइयाँ हैं वो भी मुतहरिक रहेंगी और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा है, वो मुतहरिक होकर अवाम तक जाने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ इतना ही बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कराई जाएंगी। मुस्लिम सोसाइटी के जिम्मेदारों, मजहबी पेशवाओं के साथ भी मुलाकात का सिलसिला तेज किया जाएगा। कहीं मजहबी तंजीमों के साथ भी मिलने का प्रोग्राम बनाया गया है और स्पेशली उन लोगों के साथ मिलने का प्रोग्राम बनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है कि यह कानून सरीहन 15 उन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है जो आईन हिंद के अंदर दर्ज की गई है। फिलहाल बुनियादी जो मामला है वो ये है कि गैर मुस्लिमों को किस तरीके से
वक्फ के अंदर इंदराज कराया गया बहिश्ते अफसर या बहिश्ते दूसरे तरीके से, जबकि दीगर बोर्ड्स के अंदर इस तरीके का मामला नहीं है। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए, असल हकाइक को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया कि 20 अप्रैल से लेकर 5 मई के दरमियान मुल्क भर के अंदर कैंपेन शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस कैंपेन को शुरू किया जाएगा। लद्दाख के समेत महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड के अंदर भी इसी तरीके के कैंपेन चलाए जाएंगे ताकि मुस्लिम समाज तक जाया जाए और उन्हें बीजेपी की तरफ से बताया जाए कि आखिर क्यों ये वक्फ का तरमीमी कानून ज़रूरी था और इसके इतलाक से किस तरीके से पसमानदा तबकाजात को इसका फ़ायदा मिल सकता है। बड़ी खबर कि बीजेपी ने वक्फ रिफॉर्म्स एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने का ऐलान कर दिया है। चलिए, बात वक्फ तरमीमी कानून के हवाले से हो रही थी, जहां एक तरफ मामला कोर्ट में है तो दूसरी तरफ लोग सड़कों पर भी है और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस हवाले से जो मुल्क गिर मुहिम है वो चलाई जाएगी। लेकिन एक तरफ से जहां ये मामला है तो दूसरी तरफ से मौसम की मार भी है। आपको बता दें कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त मौसम ने तबाही मचा दी है। बिहार से लेकर यूपी तक आपको बता दें कि बिहार और यूपी में मूसलाधार बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही देखी जा रही है। आसमानी बिजली गिरने से बिहार में तबाही के मनाजिर जो है इस वक्त देखे जा रहे हैं। बिहार और यूपी में आसमानी बिजली गिरने से तबाही हुई है। बिहार जो वहाँ पे तालाबारी हुई है, साथ ही साथ आसमानी बिजली गिरने से अब तक जो है मरने वालों की तादाद 25 तक पहुँच गई है। वहीं आपको बता दें कि यूपी में भी बारिश से मुतल्लिक वाक़ात में 22 अफराद अभी तक हलाक हो चुके हैं। एक तरफ से जहां इस हवाले से बचाव कार्रवाइयां जारी है तो दूसरी तरफ से रियासती सरकार और मरकजी सरकार की इस तमाम सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। आपको बता दें कि बिहार में 42.6 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है और इसी तरह यूपी में भी कई एक अजला है जहां पर बारिश के तूफान से लोगों की अमवात हो चुकी है। अगर दो रियासतों का हम जिक्र करें, बिहार और उत्तर प्रदेश, 50 से ज़्यादा लोगों की मौत अभी तक हुई है, दर्जनों लोगों के जख्मी होने की खबर है, आशियाने टूट चुके हैं और मूसलाधार बारिशें, तेज़ हवाओं का सिलसिला आज भी कई इलाकों के अंदर जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को हुक्म दिया कि वो उन तमाम इलाकों का मुआयना करें जहां जहां पर भी इस तरीके की सूरत हाल पैदा हुई। और बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार मुतहरिक हो गए हैं, नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी के साथ राब्ते में है। इधर माना जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतज़ार किया जा रहा है, जहां पर नागहानी आफात से निपटने के लिए इन दोनों रियासतों के अंदर मारे गए नौजवानों को और अफराद खाना को भी मज़ीद राहत मिल सकती है। तो फिलहाल 50 से ज़्यादा लोग दो रियासतों के मारे गए हैं। तेज बारिशें, आसमानी बिजली गिरने की वजह से जहां लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, खेत खलियानों के अंदर नुकसान हुआ है, खड़ी फसलें तबाह हुई है, वहीं पर बिहार और उत्तर प्रदेश इस वक्त इंतहाई संगीन सूरत हाल में है, जहां उत्तर प्रदेश के अक्सर इलाकों के अंदर तेज हवाएं, मूसलाधार बारिशों की वजह से खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है, रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ है। वहीं पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की तस्दीक सरकार की तरफ से की गई है और इसी तरीके की सूरत हाल बिहार के अंदर भी बनी है। ताहम पसमानदागान को रिलीफ पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। दोनों इलाकों के अंदर तेज हवाएं और बारिशों का सिलसिला जारी है। येलो अलर्ट कल शाम तक जारी रहेगा और इस तरीके का मौसम मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी देखने को मिल सकता है। चलते हैं जरा ब्रेक पर जाना जी। ब्रेक से पहले जरा आपको एक और अहम खबर से भी बाखबर करें और उसके बाद जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख हम करेंगे, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते चले कि तहफ़्फ़ुज़ राना जो इंतहाई मतलूब तरीन आदमी था, फाइनली दिल्ली आ चुका है और दिल्ली पहुंचने के फौरन बाद उसे कौमी तहकीकाती एजेंसी के सुपुर्द भी कर दिया गया है। तहव्वुर राना जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया है, कौमी तहकीकाती एजेंसी को सौंप दिया गया है। 18 दिनों की रिमांड पर NIA ने उसे ले लिया है। कल शाम को अदालत के सामने उसको पेश कर दिया गया था और अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर 18 दिनों की रिमांड
हुसैन राना को दे दी है ताकि एनआईए उससे पूछताछ कर सके। 16 साल से इस दिन का इंतजार था, क्योंकि 26/11 मुंबई हमले में राना एक मेजर की प्लेयर के तौर पर सामने आया था और उसके बाद उसे अमेरिका से वापस लाने के सिलसिले में इकदाम एक के बाद एक किए गए और मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी तब सामने आई जब अमेरिका ने इस बात का ऐलान कर दिया कि राना को दिल्ली लिया जा सकता है और यहाँ पर जो जारी मुकदमे हैं उस पर कार्रवाई हो सकती है। और कल खुसूसी परवाज के जरिए से उसे यहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया और दिल्ली पहुँचाने के साथ ही शाम 6 बजे उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर अस्पताल भी लाया गया जहाँ पर उसका मुआयना किया गया। 18 दिनों के रिमांड पर उसे दे दिया गया है। नवंबर 26 सन 2008, याद रखिएगा, 10 लोग इंतहा पसंद थे जिन्होंने मुंबई के रेलवे स्टेशन, होटल, यहूदी मरकज और दीगर मकामात पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 60 घंटे तक ये ऑपरेशन रहा और उसी वक्त ये माना जा रहा था कि राना एक बेसिक प्लेयर था जिसने तमाम रैकी की थी और उन मुश्तबा अफराद के साथ भी राब्ते में था और पाकिस्तान के अंदर भी राब्ते में था। जब इन्हें यहाँ लाया गया है, DIG रैंक के 3 अफसर और SSP रैंक के 2 अफसर और सीनियर अफसरों की एक टीम इस वक्त राना से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान का बयान भी सामने आया जिसमें राना के बारे में उन्होंने कहा है कि राना ने पाकिस्तानी शहरियत के हवाले से दस्तावेजात पिछले कई सालों से मुकम्मल नहीं किए हैं, इसलिए उनकी जो शहरियत बरकरार है वो कैनेडियन शहरियत न कि पाकिस्तानी है। लेकिन सबको पता है कि हुसैन राना का बेसिक ऑरिजिन जो है वो पाकिस्तान है। और फाइनली ये पहली तस्वीर जो सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों में है, ये रात देर गए सामने आई जब कौमी तहकीकाती एजेंसी को इसे 18 दिनों की रिमांड मिली है। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार जम्मू कश्मीर की खबरों से करेंगे आगाज। मौसम के मिजाज के साथ साथ बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, सरकार क्या कुछ कर रही है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और सरकारी खजाने में हज़ारों करोड़ रुपया तो आया, लेकिन क्या माहौलियात का ख्याल रखा गया, बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात अब जम्मू कश्मीर की होगी और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से करेंगे, क्योंकि खुश्क मौसम का जोर मिलाकर टूट गया है और इस वक्त जम्मू से लेकर कश्मीर तक हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि कल से ही हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। वादी कश्मीर में रुक रुक कर बारिशें हुई है, जबकि जम्मू सूबे में भी आज सुबह ही हल्की बारिशें होना शुरू हो गई। लेकिन इधर आपको बता दें कि लगातार बारिशों की वजह से सतह आब में भी इजाफा हुआ है। आज सुबह जम्मू में भी मौसम में तब्दीली देखने को मिली, जहां अभी भी हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। ये जम्मू की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज जब मौसम अबरालूद के साथ साथ आज सुबह बारिशें भी हुई। और वहीं आपको बता दें कि फ़िलहाल आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों का इम्कान है। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक मज़ीद बारिशें हो सकती है, पीर पंचाल खिते चिनाब में भी। ताहम कल से मौसम में बेहतरी मुतवक्का है और कल से आप देखेंगे फिर 17 अप्रैल तक लगातार मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में करीबन 50% रेन डेफिसिट देखा गया 1 मार्च 2025 से 9 अप्रैल तक। ताहम ये जो इस वक्त फ्रेश सेपल चल रहा है, बारिशें हो रही है, इससे सतह आब में इजाफा हुआ है। जहलिम के सतह आब में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ जो जहलिम से वाबस्ता नदी नाले हैं उनमें भी पूरे वादी कश्मीर में जो मामूली इजाफा देखा गया है। जब हम जहलिम की बात करते हैं तो आपको बता दें कि जहलिम में गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान पहली बार सतह आब में इजाफा देखा गया है। इसके साथ साथ मुंशीबाग, राम मुंशीबाग, संगम, अशम के मकाम पर भी इसी तरह सतह आब में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ जो इससे मुंसलिक नदियां हैं, विशो नाला, दाची गाम, दूध गंगा, अरू नाला, यहाँ पर भी सतह आब में इजाफा हुआ है। और फ़िलहाल आज भी आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों का इम्कान है, लेकिन कल से मौसम में बेहतरी मुतवक्का है। 50% इस बार जो रेन डेफिसिट देखा गया उसमें सबसे ज़्यादा श्रीनगर की 11 स्टेशन पर और साथ ही साथ 20 से 59% जो है रेन डेफिसिट इस वक्त देखा गया। पुलवामा और बांडीपोरा 2 ऐसे अजला है जहां पर एवरेज रेनफॉल देखा गया गुज़िश्ता 40 दिनों के दौरान। और गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान जम्मू में भी 60 से लेकर जो करीबन 100% तक रेन डेफिसिट जो है वो देखा गया। लेकिन कुल मिलाकर अब जो ये सिपल हल्का सा ही सही है, लेकिन जम्मू और श्रीनगर के मैदानी और बालाई इलाकों में हल्की बारिशें हो रही है। पहाड़ी इलाकों पर कल भी हमने देखा कि हल्की बर्फबारी हुई है और आज भी ये सिलसिला वक्फे से श्रीनगर और जम्मू के अंदर जारी रहेगा। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, ज़रा सूरत हाल क्या कुछ है। किशोर हमारे साथ है। किशोर, खबर ये है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर बादल बहुत ज़्यादा है और हल्की बारिशों का भी सिलसिला है। धुंध का असर भी कई इलाकों के अंदर देखने को मिला। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? बिल्कुल, देखिए गौर साहब, मैं उसी इलाके के अंदर मौजूद हूं जिस इलाके के अंदर 2 दिन पहले जो है वो इनकाउंटर शुरू हुआ था। लेकिन ये जो जोफड़ का रामनगर तहसील का इलाका है, हम रात से देख रहे हैं इस इलाके के अंदर जो है वो बारी बारिश हो रही है और बारी बारिश के चलते जो यहाँ के किसान हैं उनमें काफी खुशी देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 महीने से इस इलाके के अंदर बारिश नहीं थी और ये जो लोग हैं मक्की की फसल इन्हीं दिनों लगाते हैं। लेकिन अगर मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा, देखिए आप पहाड़ों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीती रात से इस इलाके के अंदर जो है वो काफी बारिश देखने को मिल रही है और पूरी इलाके के अंदर जो है वो धुंध आपको दिखाई देगी। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा, जब हमने लोगों से, यहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि लगातार 1 से 1.5 महीने से इस इलाके के अंदर बारिश नहीं थी और ये जो लोग हैं ये खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं और इससे जो बारिश हुई है इससे इनकी जो खेती है, जो इनकी फसल है वो काफी अच्छी होगी। जी किशोर, ये भी बताइएगा, चूंकि आप उधमपुर से हैं, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, उस वाले से अपडेट दीजिएगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर क्या ट्रैफिक रवां दवा है या किस तरह की पस्सियां या पत्थर गिराई, चूंकि लगातार बारिशें हो रही है। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो हमारा जिखैनी से लेकर चिनैनी तक जो हमारा यहाँ आए दिन हमने देखा है कि जो लैंडस्लाइड इस इलाके के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अभी जब हमने जो डीएसपी ट्रैफिक है उनसे बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो जम्मू से कश्मीर की तरफ जाना चाहता है, फिलहाल जो है वो रोड कोई भी इस तरह की दिक्कत जो है वो रास्ते में नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर
जो लोकल्स रूट रहते हैं, जैसे रामनगर की ही मैं बात करूं तो इस इलाके की ही बात करूं तो इस इलाके के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीती रात से काफी बारिश हो रही है, तो जितने भी जो बसंतगढ़ के इलाके हैं या जोफड़ के जितने भी मार्ग इलाकों के लिए जोड़ते हैं, तो इन इलाकों में हमने देखा कि रास्ते में जो अभी भी कुछ छोटे जो है वो पत्थर जो स्टोन गिर रहे हैं, तो लोगों का ये कहना है कि काफी दिनों से ये बारिश जरा लगे आप तो ये भी नहीं बताइएगा कि ऑपरेशन का क्या हाल है, क्या ऑपरेशन कंटिन्यू है अभी वहां पर, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे ऑपरेशन चल रहा था। बिल्कुल, देखिए लगातार 2 से 3 दिन से इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन था वो जारी था। इनकाउंटर में भी तब्दील हुआ, लेकिन हमने अभी सुबह सुबह जो डीआईजी उधमपुर यांसी रेंज है उनसे बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसको फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो ये जिस तरह से मैंने कल भी बताया था आपको कि कठुआ और उधमपुर का जो बॉर्डर मिलता है उज दरिया, उसके आसपास जो कठुआ के अंदर फिलहाल अभी कुछ इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है और बसंतगढ़ के अंदर भी जो सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिलहाल जो ये रामनगर तहसील का जो जोफड़ इलाका है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उधमपुर से ही ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि जो चिनैनी टनल है उसके करीब ये सड़क हादसा हुआ है, जिसके नतीजे में फिलहाल 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। उधमपुर के जो चिनैनी टनल है वहां पर आज सुबह बताया जा रहा है कि ये हादसा जो है सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 8 लोग अभी तक इस हादसे में जख्मी हुए हैं। फिलहाल उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात बेरोजगारी की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी का मामला इंतहाई संगीन है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि हर दिन पास आउट्स की तादाद बढ़ती है, हर साल पास आउट्स की तादाद बढ़ती है और सरकारी ज़राया और सरकारी वसाइल उतने नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर भी उतना ज़्यादा फल फूल नहीं पाया, लेकिन एदाद शुमार ज़रूर सरकार के सामने आए हैं कि किस तरीके की सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो बड़ी खबर कि बढ़ती बेरोजगारी के बीच, जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती बेरोजगारी के बीच सरकारी महकमा जात के अंदर 32,000 खाली असामियाँ अभी हैं। 32,000 के करीब वैकेंट पोस्ट हैं मुख्तलिफ महकमा जात के अंदर, और ये जो महकमा जात है इनकी तादाद 38 है, 38 के करीब ये डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर 32,000 के करीब वैकेंसियाँ खाली पड़ी है। कुल मिलाकर 2,503 गेजेटेड पोस्ट भी वैकेंट है, 19,214 नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं, 10,700 के करीब क्लास 4 MTS जिन्हें हम कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो वैकेंट पड़ा है। ये सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया है और सरकार ये भी बता रही है कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान, यानी साल 2015 से लेकर साल 2024 तक सरकार ने 54,540 यानी 50,000 से ज़्यादा पोस्टें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर कर दी है। और ये हज़ारों पोस्ट जब रेफर की गई हैं उसमें कितनी भर्तियां हुई हैं थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। और ये भी साफ कर दिया है कि अभी भी हज़ारों पोस्ट ऐसे हैं जो वैकेंट पड़े हैं जिन्हें पूरा करना मामला। ये तो सरकार के अंदर असामियाँ कितनी खाली है, लेकिन सरकार के सामने एक और दर्द-ए-सर भी है, और वो दर्द-ए-सर है कैजुअल डेली वेजर्स और सीजनल लेबर्स का, जिनकी तादाद 60,000 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। और ये माना जा रहा है कि जब सरकारी आदाद शुमार को आप खंगालते हैं, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 7,851 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। पब्लिक वर्क्स जब रोड्स एंड बिल्डिंग R&B डिपार्टमेंट कह रहे हैं 3,700 से ज़्यादा वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पशुपालन महकमे के अंदर 2,500 के से ज़्यादा वैकेंसियाँ खाली है। और इसी तरीके से इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अंदर 2,517 पोस्ट खाली पड़े हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 2,420, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्म्स वेलफेयर में 1,340 असामियाँ खाली पड़ी हैं। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 1,305 असामियाँ खाली पड़ी हैं। फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स 1,131 असामियाँ खाली पड़ी हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 1,009 असामियाँ खाली पड़ी हैं। इसी तरीके से जल शक्ति महकमे के अंदर 1,004 वैकेंसियाँ। और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 770 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन के अंदर भी वैकेंसी खाली पड़ी है। ताहम पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जब आप खंगालते हैं
तो कहा गया कि जनाब फास्ट ट्रैक बुनियादों पर बड़ी चीज़ें जो हैं वो की गई हैं और बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए इकदाम किए गए हैं। गुज़श्ता 10 साल 2015 से 2024 के दरमियान 50,000 से ज़्यादा पोस्टें SSB को रेफर की गई है, जिनमें 39,000 के करीब 39,000 से ज़्यादा पोस्टें जो है वो सिलेक्शन लिस्ट भी सामने आई है। 10,700 के करीब पोस्ट रेफर कर दी गई है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को और 10,000 में से 9,080 अपॉइंटमेंट्स फिनिश कर दी गई हैं, वो मुस्तहिक अफराद के अंदर बांट दी गई है। और इसी तरीके से हज़ारों सेंक्शंस अभी पेंडिंग हैं, क्लियरेंस के अंदर है, ताकि उनको रेफ़र किया जाए और सरकार उन्हें उन पर जो है नौकरियों के ऑर्डर्स भी जारी करे। तो फिलहाल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो था वो 100 दिन के अंदर अंदर करना था, 100 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया है और 100 दिन के वक्त होने के बाद भी अभी हमारे पास जो है वो 32,000 से ज़्यादा असामियाँ खाली पड़ी हैं। इस बीच तकरीबन 8 से 9 मेंबरान असेंबली ने असेंबली के अंदर भी ये सवाल उठाया था, जिनका जवाब जो मैंने आपके सामने रखा है। ताहम CM उमर अब्दुल्ला का मानना है कि 3,70,000 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर, जिनमें 2,24,000 से ज़्यादा 10+2 है, 60,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट है, 47,000 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट है, 15,000 से ज़्यादा डिग्री होल्डर्स हैं, 9,008 से ज़्यादा डिप्लोमा एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हुए हैं। एदाद शुमार सरकारी मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत फास्ट ट्रैक बुनियादों पर नौकरियां फराम करे ताकि नौकरियां मुकम्मल तौर पर नौजवानों को मिल सके। अब चलते हैं आगे, जरा बात मादनियात की करते हैं, मिनरल्स की करते हैं, उस काम की करते हैं जिस काम को लेकर सियासत बहुत ज़्यादा उरूज पर थी और अभी भी वक्तन फवक्तन उस पर सियासत हो रही है। नदियों से बाजरी रेत निकालना, करेवास से मिट्टी निकालने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हुकूमत का मानना है कि छोटी माइंस का और एक्सट्रैक्शन का जो काम जम्मू कश्मीर के अंदर है वो कायदे और ज़ाब्ते के तहत किया जा रहा है, पहली बात। और हुकूमत को पिछले 5 साल के दौरान 181 करोड़ रुपए का फ़ायदा मिला है छोटी माइनिंग से। एक तो बड़ी माइंस होती है, एक छोटी माइंस होती है। और ये जो माइनिंग का काम किया गया आपके जम्मू कश्मीर के नदी नालों से जो बोल्डर रेत बाजरी निकाली गई, इनमें से 50 से ज़्यादा यानी 58 के करीब लोग वो हैं जो नॉन लोकल्स हैं, जिन्होंने टेंडरिंग प्रोसेस में अपना नाम डाला और टेंडर जीते। 58 के करीब वो भी हैं। गवर्नमेंट ने इलीगली माइनिंग को कहा कि जनाब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं रहा है। और जो केस पिछले कई महीनों से सुर्खियों में था उस पर डिनाइल मोड में चली गई, कहा कि दूध गंगा शाली गंगा और आसपास के जिला में इस तरीके का काम नहीं हो रहा है। साल 2022 जनवरी से 25 के दरमियान जब आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 1,499 व्हीकल्स और मशीनें इन्वॉल्व जो थी अनऑथराइज्ड एग्जीक्यूशन के अंदर, उन्हें सीज किया गया। 70 से ज़्यादा FIR लगे हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा खजाने आमरा में पैसा भी जमा हुआ है। 14 मेंबरान असेंबली ने इलीगल माइनिंग के मामले पर ऐवान के अंदर बार बार सवाल पूछा। दूध गंगा शाली गंगा बड़गाम को लेकर सवाल पूछे गए, जिस पर सरकार का ये जवाब था कि जनाब कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और ज़ाब्ते के तहत सब कुछ चल रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि 202 एक्टिव माइनिंग मिनरल्स लीज पर दी गई हैं, 144 अलॉट की गई है लोकल रेजिडेंट्स को, 58 के करीब नॉन लोकल रेजिडेंट्स को दे दी गई है। और ये स्टेप टुवर्ड्स है जी एम्पावरमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, इंश्योर किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इन तमाम मामलात के अंदर हो। अब याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वे सरकार खबर क्यों बन रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन तमाम मामलात का संगीन नोटिस लिया था। 8 मार्च सन 2022 को राजा मुजफ्फर भट्ट जो RTI एक्टिविस्ट हैं, उनके और मरकजी हुकूमत के बीच में जो केस लगा था उसकी सुनवाई भी की, जिसके बाद सॉलिड वेस्ट डंपिंग, अनट्रीटेड सीवरेज डिस्चार्ज, इलीगल माइनिंग दूध गंगा मामद कौल बड़गाम के अंदर और उसके मुंसलिक जो पानी के जखायर है वहाँ पर जो कुछ चल रहा था उस पर 1 करोड़ रुपया इंटरिम कंपनसेशन की भी बात सामने रखी गई थी। माइनिंग डिपार्टमेंट का ये मानना है कि डिप्टी कमिश्नर बड़गाम और की तरफ से कई इकदाम उठाए गए हैं ताकि सही तरीके से काम को किया जाए। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट दूध गंगा नाला और मामद नाले के हवाले से ये बता रहा है कि गैर कानूनी तौर पर बड़ी चीज़ हो रही है, जिसकी वजह से पानी की सतह में भी कमी हुई है। राजा मुजफ्फर
आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इन्हीं की खबर के आसपास ये सारी खबर जो है वो घूम रही है। राजा मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये जो मामला हम बता रहे हैं कि जनाब ये कहा गया कि 141 करोड़ रुपया सरकार को मिला 5 साल के दौरान, फिर ये भी कहा गया कि हमने लीज आउट कितना किया, लोकल्स कितने हैं, नॉन लोकल्स कितने हैं, लेकिन बड़ा सवाल जो है वो शाली गंगा, दूध गंगा और मामद कोल को लेकर है, जिसको लेकर आप बाज़ाब्ता तौर पर केस भी कर चुके हैं और सरकार ये मान चुकी थी कि हमने जी टास्क फोर्स बनाया है, टास्क जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियां बनाई हैं वो मॉनिटर करिए। सरकार का मौक़िफ़, सरकार का जवाब, आपका तजुर्बा और एनजीटी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है? बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब। पहले जो मैंने आज ये न्यूज पढ़ी एक, उसमें सरकार ने असेंबली में बोला कि माइनिंग डिपार्टमेंट ने कि उन्होंने 181 करोड़ जो है मुनाफा कमाया है 5 साल में जी, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि नुकसान कितना हुआ है। नुकसान जो स्टेट एक्सचेकर को हुआ है दैट्स मोर देन 2000 करोड़। ये मैं बोल रहा हूं दावे के साथ, क्योंकि मैं इस केस को पिछले 4 साल से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में फाइट कर रहा हूं। ये जो डाकू हैं, चोर हैं, ये इन्होंने लूट करके रखा, लूट मचा के रखी है। जितने भी हमारे नदी नाले हैं, हमारे क्या बोलते वाटर बॉडीज हैं, या हमारे करेबाज हैं। करेबा तो दूर की बात, करेबा की तो बात हुई ही नहीं असेंबली में। उसमें कितना नुकसान हुआ है और कितना रेवेन्यू है, उसमें तो रेवेन्यू कुछ भी नहीं आया है, उसमें तो 1% भी रेवेन्यू नहीं आया। और जहां तक इलीगल रिवरबेड माइनिंग की बात, ने कहा कि 181 करोड़ रेवेन्यू ने लिया, हासिल किया है 5 साल में, मगर जो नुकसान है स्टेट एक्सचेकर को, इकोनॉमिक लॉस है दैट्स मोर देन 2000 करोड़, 2000 to 3000 करोड़ कम से कम मैं बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। और जहां तक एनवायरमेंटल लॉस की बात होती है, बिकॉज पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एक कानून है, एक लॉ है, उसके तहत एक बाज़ाब्ता एनवायरमेंटल असेसमेंट किया जाता है, कितना एनवायरमेंटल लॉस वो 10 गुना होता है। दैट मीन्स अगर 3000 करोड़ या 2000 करोड़ हमारा इकोनॉमिक लॉस है, एनवायरमेंटल लॉस जो जम्मू कश्मीर का हुआ है वो 20,000 करोड़ के आसपास है। और ये प्रूव हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, जो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट की थी टीम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे, खासकर अभी हाल ही में जो आए थे 26 दिसंबर को पिछले साल आए थे सुखनाग में, और वहां पे 3.5 साल के बाद उन्होंने इलीगल माइनिंग बंद की। और जो सुखनाग नाला है वहां पे तो ई ऑक्शन भी नहीं हुआ था, किसी कंट्रैक्टर को अलॉट भी नहीं हुआ था, डायरेक्टली चोरियां कर रही थी। एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो श्रीनगर रिंग रोड बना रही है, डायरेक्टली वो चोरियों में इन्वॉल्व थी। और उन्होंने बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए एनजीटी के सामने, डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने 163 डिस्पोजल परमिट्स दिए थे, डिस्पोजल परमिट के नाम पे। डिस्पोजल परमिट कब दिया जाता है? जब तुगियानी आती है किसी दरिया में, वहां पे मटेरियल जमा होता, वहां बोल्डर जमा हो, फिर उनको निकालना होता 3 दिन, और 3 दिन का डिस्पोजल परमिट, 15 दिन का डिस्पोजल परमिट, उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते 3.5 साल तक। और उसमें से एक्सचेकर में कितना जमा हुआ, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। 3.5 साल में स्टेट एक्सचेकर में जमा हुआ खाली 1,63,00,000 रुपए जी, जबकि पर डे एक दिन 200 डंपर निकलते थे वहां से। एक दिन का लॉस होता था 15 से 20 लाख रुपए। और जो इन्होंने खुद बोला तकरीबन 200 करोड़ 250 करोड़ वहीं लॉस हुआ है, खाली इकोनॉमिक लॉस। और 2,500 करोड़ खाली सुखनाग में लॉस हुआ है, एनवायरमेंटल लॉस। फिर दूध गंगा में कितना लॉस उन्होंने किया, शाली गंगा में इन्होंने कितना लॉस किया, वहां पे भी मैंने स्टे लाया। दूध गंगा में भी इनको स्टे आ गया, उन्होंने मशीनें बंद की। और जब इनको ऑक्शन हुआ था ये इन कंट्रैक्टर्स को, उस वक्त तो इनको बोला गया था, इन्होंने खुद बोला था कि हम मशीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्होंने एफिडेविट लिख के दिया है, इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस उसी नाम पे मिली है कि ये मशीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज यूजिंग ऑफ JCBs, LNT, क्रेन्स वगैरह सब it's banned under Jammu Kashmir Minor Mineral Concession Rules and the guidelines of Jammu and Kashmir State Environmental Impact Assessment Authority, जो एनओसी देती है और इनको लिख के देना पड़ता है। और उसी बुनियाद पे इनको 5 साल की लीज मिलती है। ये मजदूरों से काम करवाएंगे, ये मैनुअली काम करवाएंगे, ये कुदाल और बेलचे इस्तेमाल करेंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता से वहां जो माइनिंग करेंगे 3 टिपर 4 टिपर 5 टिपर दिन का निकालेंगे।
और जहां पे 4 टिपर निकाले थे दिन के, उन्होंने वहां पे 400 टिपर निकाले। और जो मटेरियल इन कंट्रैक्टर्स जिनको अलॉट हुआ है, एक तो अलॉट हुआ है, कुछ लोगों को अलॉट भी नहीं हुआ है, जिनको अलॉट भी हुआ है 5 साल तक जब मटेरियल उनको निकालना था, उन्होंने वो 50 दिनों में ही निकाल दिया, उन्होंने वो 2-3 महीनों में निकाल दिया। इतनी ज्यादा खुदाई, इतनी ज्यादा डीप माइनिंग और इतना ज्यादा स्टेट का इकोनॉमिक लॉस, स्टेट का एनवायरमेंटल लॉस, उसके लिए कोई यानी कुल कार्रवाई नहीं हो मिलाकर रही है, जहां उसके लिए सरकार कोई पीठ कमेटी नहीं थपथपा बैठी रही है है। कि देखिए हमने पैसा लाया है और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ चल रहा है, आपका मानना कि जनाब एनजीटी ने तो सबकी पोल पहले ही खोल दी थी और ये बताया था कि पहले ही किस खोल तरीके- दी है, पहले इनका जुर्माना हुआ है। ये जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बोल रहा है कि 1 करोड़ रुपए इन्होंने जुर्माना भरा है? इन्होंने बोला स्टेट ने भरा। क्या स्टेट ने भरा है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर बड़गाम ने भरा वो। उसके बाद ससारा में इनको बंद हो गया काम, उसके बाद रोमशी में इनका काम बंद हो गया, उसके बाद दूध गंगा में काम बंद हो गया, उसके बाद शैली गंगा में काम बंद हो गया, और फाइनली जो है सुखनाग में काम बंद हो गया। जहां जहां मैंने पिटिशन की वहां काम बंद हुआ, मगर जहां मैं पिटिशन नहीं कर रहा हूँ, कुपवारा में, बारामूला में, अनंत, मैं कहाँ जाऊं? कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जाऊं मैं? वहां काम चल रहा है, वहां मशीनें चल रही हैं। यहाँ बांडीपोरा में ताबड़तोड़ मधुमती में तबाही हो रही है, मधुमती बांडीपोरा में तबाही हो रही है। तो कितनी क्या बार हमने क्या हम डिप्टी ये कमिश्नर माने कि वहां पे बांडीपोरा को बोला, वो सरकार कुछ इस नहीं कर पूरे रहा है। मामले को एक तरफ से ये देख रही है कि जनाब खजाने में पैसा आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन जो तबाही एनवायरनमेंट के लिहाज से हो रही है, और जब अब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों पानी का बहाव कम हुआ, ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी है, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं है और आई वॉश करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ये आईवॉश है, क्योंकि जो लॉस हुआ है उसकी बात नहीं हुई। ये खाली बोल रहे हैं कि हमने इतना रेवेन्यू कमाया, इतनी गाड़ियां सीज की। वो जो गाड़ियां सीज होती है 10 दिन के बाद फिर निकलती है 5 दिन के बाद। राजा मुजफ्फर साहब, ये जो इसमें राजा मुजफ्फर साहब, ये जो इसमें ये बात भी कही गई है कि जो गैर मुकामी लोग हैं 58 ऐसे हैं जिनको ये लीज अलाट किया गया, तो ये कौन से लोग हैं जिनको ये लीज अलाट किया गया और कहाँ कहाँ पर इनको ये अलाट किया गया? साहब ये कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, खाली 2-2.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 5 साल के लिए। 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 1.5 करोड़। मतलब चावड़ा की बात करो, 1.5 करोड़ में मिला 5 साल के लिए। खुदा के लिए मुझे बताओ, 1.5 करोड़ के लिए आपको 5 साल के लिए मिला, दैट मीन आपको थोड़ा थोड़ा करना है। ये उन्होंने मैक्सिमम, इसमें जो बाहर के लोग भी आए थे उन्होंने भी फिर लोकल उसको ही सबलेट किया है, वो भी इलीगल है। बाहर के भी अगर को किसी को मिला वो भी लोकल को ही बाद में उसने दिया है। बाहर और लोकल की उतनी बात नहीं है, मेन बात जो है डैमेज की बात है। बिल्कुल, चाहे डैमेज बाहर बहुत वाले ज्यादा ने हुआ। किया, बहुत चाहे शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के। राजा मुजफ्फर साहब आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और मुसलसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस पूरे मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, बता रहे थे कि जनाब सरकार का मौक़िफ़ क्या है और ज़मीनी सूरत हाल क्या कुछ है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन सियासी मिजाज कल से बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है। स्टेटहुड को लेकर बयान दिया गया बीजेपी की तरफ से, पलटवार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, यहाँ पर बात बनी नहीं, इंतजामिया भी मुतारिक हुई, गिरफ्तारियां हुई और बयान हल्फी भी दायर किया गया, तौबा की गई। किसने तौबा की, ऐलानन बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहेगा हमारे साथ, तीनों बड़ी खबरें एक के बाद एक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप और एक पड़ाव पर हम दाखिल हो गए हैं। बात जम्मू कश्मीर की सियासत की करते हैं। जो बजट इजलास है असेंबली का वो ख़त्म हो गया, लेकिन असेंबली के बाहर अब जो सियासत है वो गर्म हो गई और असेंबली में क्या कुछ हुआ उस पर सियासत गर्म है। और इस हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलाहिदगी पसंद नारों को फ़रोग दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली जामा मस्जिद नहीं है जहां इलाहिदगी पसंद नारे लगाए जा सके। आपको बता दें कि हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी रियासती दर्जा नहीं चाहते हैं वो जहां पर इलाहिदगी की पसंद को फ़रोग मिले, जहां पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे गूंजे, ये नारे बुलंद हो। उन्होंने कहा कि वो ऐसी स्टेटहुड चाहते हैं जहां अमन हो। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलाहिदगी पसंद नारे या इलाहिदगी पसंद बयानिया को फ़रोग दे रहे हैं। वो रियासत ज़रूरत नहीं है जहाँ पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का परवान चढ़ाया जाए। यानी अभी जो स्टेटहुड का मामला है, बीजेपी ने कल ये साफ कर दिया कि जब तक इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं तब तक ये मामला इसी तरीके से रहेगा। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके का माहौल बनाया गया है हिज़्ब इख्तिदार की तरफ से, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ऐसा ही माहौल सन 1990 में कश्मीर के अंदर बनाया गया था जब कश्मीरी पंडितों को अपने घर बार छोड़कर निकलना पड़ा था और इसकी कतई तौर पर बीजेपी दोबारा से इजाजत नहीं देगा। उस राज्य के दर्जे के साथ नहीं है जिस राज्य के दर्जे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर विधानसभा में कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात करो। जिस राज्य के दर्जे में विधानसभा में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगे। ये कोई जामा मस्जिद नहीं है जहां पे आप नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहोगे, जहां आप नारे रसाला कहोगे। ये विधानसभा है, यहाँ पे लोगों के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। जनप्रतिनिधियों से जो उम्मीदें लोगों की होती हैं वो पूरी की जाती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रकार का राज्य चाहती है जहां पे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर इस लेजिस्लेटिव असेंबली में नारे लगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था उस वक्त भी इन्हीं नारों का सहारा लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज जिस प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जहाद की एक संकेत देते हैं, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता कभी भी ऐसे राज्य के दर्जे को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस राज्य के दर्जे में असेंबली में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर हो, जिस राज्य के दर्जे में पाकिस्तान से बातचीत हो, जिस राज्य के दर्जे में रेडिकलाइजेशन हो। किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्त जनता ऐसे स्टेटहुड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम वो स्टेटहुड चाहते हैं जिसमें शांति है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में आज टूरिस्ट, आम जितना भी टूरिस्ट है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में बड़े आसानी से घूम सकता है, एक आम आदमी घूम सकता है। आज जम्मू कश्मीर में किस तरीके की रियासत वो चाहते हैं, इस पर पलटवार किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की सियासत ही ऐसी है, रियासत का दर्जा तो बहाल करना ही पड़ेगा। बीजेपी बहुत सारी चीज़ें बोलती है और मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो बीजेपी बोलती है उसकी कोई सदाकत होती नहीं। आज बीजेपी के जो एलओपी हैं सुनील शर्मा साहब, उन्होंने फिर से बात की है कि लेजिस्लेटिव जहाद कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है इनको क्या फोबिया है वर्ड जहाद के साथ। हर किसी चीज़ के साथ जहाद लगा देते हैं। ये एक आरएसएस की प्लेबुक है। आपने आज भी देखा होगा वो बाबा रामदेव जी, उन्होंने आज जो रूह अफ़ज़ा शरबत है उस पे भी उसको भी करार दिया कि ये शरबत जहादी शरबत है। तो ये एक मेंटल प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ। इन्होंने वर्ड को समझा नहीं है और हर किसी चीज़ के साथ जहाद लगा देते हैं। बाकी जो आप बोल रहे हैं कोई गलत नारा नहीं है अल्लाह अकबर का, मतलब अल्लाह की तारीफ करना कहीं गलत नहीं है। और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, अगर वहाँ हमारे एमएलए ने अल्लाह अकबर का नारा दिया है तो ये कोई उन्होंने कोई
कोई जुर्म नहीं किया है, और वो भी तो जय श्री राम के नारे दे रहे होते हैं। उनको किसने रोका है? वो नहीं दे रहे होते जय श्री राम, वो सिर्फ खुद नहीं देते, वो तो लोगों से दिलवाते हैं। कितने वीडियोस आते हैं यार। नबी डार को आप सुन रहे थे, जरा फटाफट से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन असेंबली वहीद परा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने पूरे मुल्क में नफरत की सियासत, डिवीज़न की सियासत, और ख़ासकर जब वक्फ का मुद्दा जो उन्होंने उठाया, तो हमारी मस्जिदों पे, ज़ियारतों पे, कब्रिस्तानों पे जो हमारा दीन का मुद्दा है, उस पर अगर वो इंटरफेरेंस करेंगे तो ऐसे मुद्दे तो असेंबली में रिएक्शन तो होगा। ये तो बीजेपी को डिसाइड करना है कि मस्जिदों पे क्या वो डिसाइड करेंगे फ़ैसला। हमारे कब्रिस्तान, हमारी ज़ियारतें, हमारी दरगाहें जो हज़ारों साल से हमारी पुरखों की विरासत है, उस पर थोड़ी बीजेपी सियासत कर सकती है। हम वक्फ बिल के ख़िलाफ़ है, उसकी मजम्मत करते हैं, और हम चाहते हैं कि लीडर ऑपोजिशन को भी आपने सुना और फिर दोनों तरफ की बातें हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे। जब बात सियासत की हो रही है तो रियासत के अंदर अलहदगी पसंद सियासत दम तोड़ रही है, और एक एक करके अब तमाम लीडर बयान हल्फी दायर करते हुए ये हल्फन कह रहे हैं कि जनाब गलती हो गई, तौबा किया है, मुस्तकबिल में अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और कल रात देर के एक और खातून लीडर का बयान सामने आया और एक और यू टर्न हुआ है अलहदगी पसंद खीमे से। खातून अलहदगी पसंद लीडर फरीदा बहन जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उसकी तंजीम कश्मीर मास मूवमेंट और वो खुद अलहदगी पसंद सियासत से अलहदा हो रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एम हो या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जी हो, दोनों के साथ उसने नाता तोड़ दिया है। न सिर्फ नाता तोड़ दिया है, बल्कि एक पुरअज़म शहरी होने का ऐलान किया है, भारतीय शहरी होने का ऐलान कर दिया है फरीदा बहन जी। आई एम ए लॉयल सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बयान हल्फी में लिखा गया है, और ये साफ कर दिया गया है कि अब उनकी जमात न तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ और ना ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एम के साथ रहेंगी, और किसी भी तरीके से उन्हें इन तंजीमों के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने अलहदगी पसंद तहरीक को खैराबाद कह दिया है। अब 2 मिनट याद रखिएगा, ये कौन खातून है? जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट, अलहदगी पसंद तहरीक में पाकिस्तान का रोल और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में लाने में, जम्मू कश्मीर की सियासत में लाने में इनका एक मेजर रोल रहा है। ये वो खातून है जिसे दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर भी गिरफ्तार किया गया, जेल भी कई बार ये चली गई, और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी नेशन को यहाँ पर बनाने की वकालत बहुत बार करती रही है, और फाइनली अब 30-35 सालों के वक्फे के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि शायद वो सही तर्ज अमल नहीं था, और सही तर्ज अमल ये है कि आईन हिंद की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए, और आईन हिंद की बालादस्ती तस्लीम करने के साथ साथ खुद को और अपनी जमात को उस सियासत से दूर रखा जाए। अब सियासी मुबस्सिरीन का मानना कि ये जो छोटी छोटी जमातें हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, 12-13 लोगों का इस तरीके का बयान आया है, तो आखिर आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है? क्या कोई अलग महाज बन रहा है, या वाकई तौर पर ये सियासी जमातें अपने वजूद को ख़त्म करके एक नया वजूद का क़याम अमल में लाएंगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल कश्मीर मास मूवमेंट भी बाहर आ चुकी है, और बाज़ाब्ता तौर पर एफिडेविट फाइल करते हुए उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि जनाब पुरानी गलतियों को माफ, आइंदा गलतियां नहीं होगी। तो ये थी बात जनाब एक। लेकिन उसके साथ साथ पुलिस भी मुतारिक है। एक और खबर की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, और अलहदगी पसंद सोच रखने वाले नौजवानों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा इलाके से खबर सामने आई रात देर गए कि पुलिस मुतहरिक हुई, कई मकामात पर छापामारी हुई, और तकरीबन 8 लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं। पुलिस ने अपना क्रैकडाउन अलहदगी पसंद ग्रुपों पर और अलहदगी पसंद सोच रखने वाले नौजवानों पर मजीद सख्त कर दिया है, और रात देर गए 8 नौजवानों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और उनके कब्जे से ममनुआ तंजीमों का लिटरेचर और कुछ मवाद भी बरामद कर लिया गया है। मटेरियल जो पंपलेट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, मोबाइल फोन्स थे, उन्हें सीज कर दिया गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर 8 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। बांडीपोरा जिले से ये खबर सामने आई, जहां पर 8 नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ममनुआ तंजीमों के साथ उनके राब्ते थे, और क्रैकडाउन के दौरान इस बात की वजाहत हुई कि अभी भी
उनकी जहनियत वैसी ही है, वो तब्दील नहीं हुए हैं और किसी न किसी तरीके से दरपर्दा होकर उस साजिश में मुलविस हैं। और FIR 4/2024 UAPA के तहत जो पुलिस स्टेशन बांडीपोरा में दर्ज किया गया था, उसके तहत कार्रवाई हुई। नज़ीर अहमद अहंगर वलद अब्दुल खालिक अहंगर, शाहगुन हाजन, शेख दानिश मुश्ताक वलद मुश्ताक अहमद शेख आलूसा बांडीपोरा, तारिक मीर वलद हबीबुल्लाह मीर वार्ड नंबर 2 बांडीपोरा, तहरीक हुर्रियत के साथ इनकी वाबस्तगी थी, गिरफ्तारी अमल में लाई गई। FIR नंबर 7 UAPA के तहत PS सुंबल के अंदर लगाया गया था। 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। गुलामुद्दीन वार वलद हबीबुल्लाह वार नाइद खाई, मेंबर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी शबीर अहमद शाह की जो ममनुआ तंजीम है। खुर्शीद लोन वलद मोहम्मद जमाल लोन नाइद खाए, और मोहम्मद शफी डार सनाउल्लाह डार, ये भी शाहगुंड के रहने वाले हैं और ये दोनों का ताल्लुक ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग से बताया गया है। और ये भी साफ कर दिया गया कि हाजन के अंदर भी गिरफ्तारी हुई है, मजीद गौरसी को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ अब्दुल मजीद लोन की गिरफ्तारी हुई है। तहरीक हुर्रियत के साथ इनका भी ताल्लुक बताया गया है। और जब ये गिरफ्तारियां हुई हैं तो पुलिस ने वजाहतन साफ कर दिया कि हवा में गिरफ्तारियां नहीं हुई जी, हमने गिरफ्तारियां तब की जब मुसद्दिका इन पर नज़र रखी जा रही थी, और जब छापेमारी हुई तो पता लगा कि मवाद अभी भी है, दिमाग में अभी भी बातें हैं, मोबाइल में वीडियोस भी हैं और उसे पढ़कर दूसरों को सुनाते भी हैं। कार्रवाई करके हुए गिरफ्तारी 8 लोगों की रात देर कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जम्मू कश्मीर की तरक्की के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि मरकज़ी सरकार की तरफ से पैसा आता है मुख्तलिफ स्कीमों के लिए या जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि करोड़ों रुपए जो मरकज़ी सरकार या हुकूमत की तरफ से वागुजार किया जाता है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दही तरक्की जम्मू कश्मीर में जब हम दही तरक्की महकमे की बात करते हैं तो आपको बता दें कि करोड़ों रुपए अगरचे दही तरक्की महकमे को दिए गए, लेकिन करीबन 152 करोड़ रुपए हैं जो फिर इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं। 5 ये तरक्याती मंसूबे थे, तरक्याती स्कीमें थे जिसके तहत ये पैसे खर्च करने थे, लेकिन ये पैसे जो है खर्च नहीं हुए हैं। और इसमें 2 बड़ी जो स्कीमें हैं जिसे हम मनरेगा कहते हैं और PMGSY के तहत ये पैसे जो है खर्च करने थे, लेकिन कुल मिलाकर 152 करोड़ रुपए हैं जो इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मनरेगा की जब हम बात करते हैं तो करीबन 45 लाख रुपया है जो इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इस तरह से PMGSY की जब हम बात करते हैं तो 114 करोड़ रुपया है जो इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। दही तरक्की महकमे की बात कर रहे हैं जी, जहां पर तरक्याती मंसूबों तकरीबन 152 करोड़ रुपया जो खर्च ही नहीं हुआ है। आदाद-ओ-शुमार तब सामने आए जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आया और पता लगा कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ स्कीमों का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और इस तरीके की दीगर स्कीमें हैं जिन पर ज़र कसीर मरकज़ की तरफ से दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन रकूमात वक्त पर सर्फ नहीं की गई, जिसकी वजह से मरकज़ी हुकूमत ने सवाल उठाए हैं। सवाल सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं उठा, सवाल लद्दाख का भी उठा है, थोड़ी देर में वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इमरान के पास सीधे चलेंगे क्योंकि महकमा दही तरक्की वो इदारा है जो चेहरा माना जाता है इलेक्टेड गवर्नमेंट का। गांव देहात के अंदर बड़ा काम हो, छोटा काम हो तो रूरल डेवलपमेंट ने करना है। और MLAs खुद कह रहे हैं कि जनाब अगर हमारी कोई पहचान है तो वो तो यही डिपार्टमेंट बना रहा है। लेकिन इतलात ये कि 152 करोड़ रुपया तो आया, सरफ नहीं हुआ, वापस चला गया। जिम्मेदारी किसकी है और पूरी खबर है क्या, कब ये मामला सामने आया? देखिए, पहली बात यह है कि जो ये 5 बड़ी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जानिब से हर यूटी और स्टेट को दी जाती है, इनमें से जम्मू कश्मीर यूटी भी एक है, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मनरेगा या MG नरेगा जिसे भी हम कहते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और ये 5 ऐसी बड़ी स्कीम्स है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो
रूरल पॉपुलेशन है, जो देही इलाके हैं, उनको तरक्की देना, वहाँ पॉपुलेशन जनरेट करना, वहाँ जो पसमानदगी है उसको दूर करना और वहाँ लोगों को रोजगार के मौके फराहम करना। जिस तरह से मनरेगा या एमजी नरेगा स्कीम की हम बात करते हैं, 28 कुछ करोड़ रुपए जो है वो अनस्पेंट है, जो खर्च नहीं किए गए हैं। इसी तरीके से PMGSY 114 कुछ करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा हमें बता रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल ही नहीं हुए। इसी तरीके से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए जो यहाँ अनस्पेंट हुए हैं। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये इसके भी करोड़ों का पैसा जो है यहाँ, और कुल मिला के 150 से ज़्यादा करोड़ रुपए जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, खर्च नहीं किए गए हैं। और अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसको कैसे हम देखते हैं। मैं समझता हूँ इसको हम यहाँ की सरकार की नाअहली, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, यहाँ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑफिशियल की नाअहली ही इस चीज़ को समझते हैं। और इसको दो तरीकों से हमें देखना है। एक ये कि जब पैसा स्पेंड ना हो, पैसा लैप्स हो, उसका इस्तेमाल ना हो, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सब कुछ ठीक है, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमने सब काम किए। लेकिन जो ऑफिसर्स जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो अभी 6 महीने हुए हैं, इसलिए हम सारा ब्लेम जो है, सारी जो खता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आयद कर सकते। तो इसका जो ब्लेम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पिछले 2019 से लेके 2000 चूँकि ये मार्च तक का डेटा दिया गया है और 1 अप्रैल तक का ये डेटा दिया गया है, और ये सारी जो गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान ये पैसा खर्च नहीं किया गया। और रिसेंटली एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ने, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने बताई कि स्कीम 16 के अंदर 90 करोड़ रुपए जो तरक्याती मंसूबे के जो फंड्स है वो इस्तेमाल नहीं किए गए और वो लैप्स हुए। और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे अफसरान की अकाउंटेबिलिटी हो, इनका एहतसाब हो, खर्च क्यों नहीं किया गया। का इसका मतलब ये है कि एमजी नरेगा के तहत यहाँ रूरल जो पॉपुलेशन है वहाँ पूरे एक साल एक अफराद को 100 दिन का रोजगार इनको फराहम करना है। तो हम समझते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो डायरेक्टर्स है, और नीचे गांव लेके जहाँ हम पंचायत की बात करते हैं, जहाँ हमारे लेकिन देखिए इतनी बार बातें इस पर हुई असेंबली के अंदर, शायद इतनी बात नहीं इस पर हो पाई, लेकिन जो हसासियत होनी चाहिए थी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी ग्राउंड पर, वो नज़र नहीं आ रही है। और आज जब ये अदाद-ओ-शुमार सामने आई, ये तो ऐवान के अदाद-ओ-शुमार है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ये सारी हुई है, लेकिन उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी ये नहीं कहा गया कि वी आर फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु विल बेल द कैट। ये तो बड़ा सवाल आज भी है। देखिए, हमने असेंबली में शोर शराबा देखा, हंगामा देखा, और खुदा पहाड़ निकला चूहा, वहाँ कुछ नहीं मिला कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं हुआ, कोई अच्छी बिल पास नहीं हुई। कैजुअल लेबर्स का बहुत बड़ा मामला था, और सबसे बड़ा इशू जिस तरह से हम इस वक्त 5 अहम स्कीम्स की बात करें, इसी तरह से बहुत सारी स्कीम्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जहाँ यही सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट की, एहतसाब की बात हर एक करता है, इस पर हमारे लेजिस्लेटर्स भी बात करती है, इस पर हमारी सरकार भी बात करती है, लेकिन एहतसाब अपनी जगह पे है, ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये हम भी वर्बली कहते हैं, लेकिन एहतसाब तब होता है जब इसका एक्शन होता है। और जब 90 करोड़ रुपए हमारे स्कीम 16 में लैप्स हुए, तो उसके बाद गवर्नमेंट का एक्शन क्या था, किन लोगों को सस्पेंड किया गया, किन से एहतसाब मांगा गया, किन को ऑडिट किया था, लेकिन शायद अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। इसी तरह से ये जो 5 बड़ी स्कीम्स है, 152 करोड़ रुपए जो अभी तक अनस्पेंट है रूरल महकमे के अंदर, और इसमें मैं समझता हूँ BDO से लेके, पंचायत से लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तक, गवर्नमेंट तक जवाबदेह होना पड़ेगा। और इस वक्त ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उन अफसरान को, उन ऑफिशियल्स को खड़ा करे, उनको कठहरी में लाए और उनसे जवाब मांगे कि ये जो पैसा जाया नहीं हो, पैसा जो जाया किया जा रहा है, ऐसा क्यों? बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त की कमी है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने। चूंकि आज कॉल्स को हम नहीं ले पाएंगे, एक आखिरी बात जो आपके साथ हम शेयर करेंगे वो खबर है जी उस नौजवान की जो दिल्ली के अंदर लापता है, लेकिन मामला वजीर आला की नोटिस में लाया गया है। और खबर सोपोर से हमारे पास है, जहां पर 35 साल ताजिर जो दिल्ली से लापता है, मामला वजीर आला की नोटिस में लाया गया है। MLA सोपोर इरशाद अहमद कार ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ रात देर गई मुलाकात की है, और वहां पर मुलाकात के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आला को एक याददाश्त सौंपी, जिसमें यह कहा गया कि जनाब इस
मामले में स्पेशल एसआईटी बनाने में मदद की जाए, एसआईटी बनाई जाए और कश्मीरी ताजिर जो नई दिल्ली में लापता हुआ है 16 फरवरी 2025 से, उसकी बाजियाबी के हवाले से इक़दाम किए जाए। वज़ीर आला को एमएलए सोपोर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त दी गई जिसमें कहा गया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। अब सवाल यह है कि वज़ीर आला के दायरे इख्तियार में क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाना है या वज़ीर आला लेफ्टिनेंट गवर्नर को तहरीरन लिखेंगे और उसके बाद यह मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा 16 फरवरी सन 2025 को नई दिल्ली के अंदर एक ताजिर जिसका ताल्लुक सोपोर से था वो मिसिंग हुआ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस में भी एफआईआर लगी है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। सरकार के वजीर मौसूफ, ये जो एमएलए मौसूफ है, एमएलए सोपोर जो है, उनका मानना है कि शबीर अहमद शाह जिसकी उम्र 35 साल है, वलद गुलाम नबी शाह, ये उनके हल्के इंतखाब का रहने वाला है और फरवरी 16 सन 2025 से यह मिसिंग है और तब से लेकर लगातार कोशिशें की जा रही थी कि इसको ढूंढा जाए, लेकिन अभी तक भी उसका कोई अता पता नहीं है और वालिदैन और घर में उसकी ज़बरदस्त परेशानियां जो है वो बनी हुई है। जर्नल डायरी एंट्री जीडी नंबर 200225A पुलिस रजिस्ट्री के अंदर कर दी गई है और ये कह दिया गया कि दिल्ली के अंदर 20 फरवरी से उसकी लापताई कर दी गई है, लेकिन अभी तक भी कोई वाजिया बात सामने नहीं रखी गई है, जिसके बाद मुतालबा किया गया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी को बनाया जाए और वही एसआईटी फिर तहकीकात करे और पता लगाए कि ताजिर जिंदा है, ताजिर की हलाकत हुई है, हलाकत के पीछे कौन अशखास है और फिर उनके मुआवजे का भी उसी तरीके का बंदोबस्त किया जाए। चलिए जनाब, 2-4 मिनट हमारे पास है। कहा जरा कि 1-2 कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर है, जरा उनको फटाफट से ले लेते हैं, लेकिन कॉल करते हुए अब अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दिया, मोबाइल के जरिए से गुफ्तगू करेंगे, फ़ोन के जरिए से ही बात रखेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर हमें बताओ, जो सीएम ने ये असेंबली में ये ऑर्डर निकाला है ना ये इलेक्ट्रिक बस का, ये जम्मू में तो सर जब हम लेडीज खड़ी होती हैं तो ये रोकते ही नहीं है। ये बड़ा मसला है जी, शिकायतें और वीडियोस बहुत ज़्यादा है कि ये मुफ्त सर्विस जो ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए दे दी है गवर्नमेंट बस के अंदर, ये टाइम पर रुकती नहीं है, अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि 40 करोड़ रुपए का बिल भी सरकार को भेज दिया कि जनाब 40 करोड़ रुपया हमें चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने दोबारा आज बात रखी है। जम्मू से भी ये शिकायतें हैं, कश्मीर से भी शिकायतें हैं। उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिस में इस बात को रखा जाएगा और जो मिनिस्टर है वो ज़रा डायरेक्शन दे कि जनाब गाड़ी रोकनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जनाब जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी मेरा दोस्त बोल रहा था हकीकतन खोदा पहाड़ और निकला चौहा कामों के हवाले से जी। मैं सोपोर की बात करूंगा। जल मिशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी ड्रीम था, चीफ मिनिस्टर का भी ड्रीम था, एलजी साहब का ही ड्रीम था, हर घर पानी। सोपोर में जहां से हम जाएंगे आज की डेट में हम खाली पाइपें देखते हैं। कंवर साहब मैं क्या बताऊं, जिस गली में जाएंगे उस गली में पाइपें है, लेकिन काम कब लगेगा, लोगों को पानी कब मिलेगा, कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट होगी इनके मंत्री साहब से, जरा टाइम बाउंड कोई स्कीम बनाइए ना। अब टाइम बाउंड ये बनेगा क्योंकि जेजेएम में ऑलरेडी एक कमेटी बन गई है, जस्टिस नैन मसूदी साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, बड़ी गपले की खबरें हैं, बड़ी ऊपर नीचे की बातें हो रही है और हाउस कमेटी बनी है। आई थिंक सो कि वो हाउस कमेटी अब जो ही काम शुरू करेगी यहाँ से, तो यहाँ से भी उसी तरीके का पेज जो है वो दिखेगा। लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी आज की। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत मोहम्मद अफजल प्रोग्राम कोपारा पे जी। मोहम्मद अफजल साहब बनी मज हायन प्रोग्राम गुगलू साहब बाईपास कोड़क अहन क्या मुआवजा उमो रेट लगोवुक तो यह मंजे दिजक न कह वन कुन पोस बेमो ड्रेन वेन यपर सरा बाकी जमीन गसान बाकी जमीन अहन सह वजाड़ यमन दपतो इरीगेशन वाले DC साहबस कि ड्रेन डिस्ट्रॉय कर कर तो बहाल ताकि जमीन बाकी जमीन आबाद बे तो पोस। चलो सटा शुक्रिया। कंपनसेशन का मामला है और फिर इरिगेशन फैसिलिटियाँ इन इलाकों के अंदर नहीं है, ड्रेनेज का मामला
पैदा हुआ है। उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर कुपवारा भी आपकी आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे और ये मसला हल करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमें देंगे आप इजाज़त। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज बस इतना ही। कल 8:35 पर आपके सामने हाजिर खिदमत फिर रहेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में, लेकिन खबरों का सिलसिला गुलिस्तान इस पर जारी रहेगा। छोटा सा तिजारती वक्फा, वक्फे के उस पार हिंदी का एक और ताज़ा तरीन खबरनामा।